तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कि सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। तो कोशिका विभाजन है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि जो भी जीवधारी है, जो भी सजीव है, उनका शरीर कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। ये हम लोग क्लास 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या सारे जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि कोई जीव एक कोशिका का भी बना हो सकता है और बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोगों का शरीर तो सिर्फ एक कोशिका का नहीं बना है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोगों का शुरुआत होता है, तो सिर्फ एक ही कोशिका से हम लोगों का शुरुआत होता है। जैसे ये एक कोशिका है, इसी से हम लोगों का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो हम लोगों का शरीर फिर कैसे इतने सारे कोशिकाओं का? अभी हम लोगों का जो शरीर है उसमें सिर्फ एक कोशिका नहीं है, अनगिनत कोशिका है। मतलब हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाओं वाला जीव भी इस पृथ्वी पे है। तो कैसे ये जीव एक कोशिका से इतने सारी कोशिकाओं के बन जाते हैं? तो क्या होता है, कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे विभाजित होती हैं, जिसको हम लोग कोशिका विभाजन के द्वारा जानते हैं। इस तरह से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। और जो एक कोशिकीय जीव हैं, वो तो बस एक बार उनमें विभाजन होता है और एक नया एक कोशिकीय जीव बन जाता है। तो उनमें विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रजनन क्रिया भी हो जाती है। तो कोशिका विभाजन कहेंगे किसको? जिस प्रक्रिया द्वारा मातृ कोशिका, यानी जो सेल डिवाइड करता है उसको हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं, विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं यानी डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं, उस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये विभाजन होता किस लिए है? क्योंकि हम लोग अभी जाने कि इससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से अनगिनत कोशिकाएं शरीर में बनती हैं और इससे जीवों का आयतन भी बढ़ता है। इसके और भी काम हैं, जैसे प्रजनन क्रिया के द्वारा भी कोशिकाएं विभाजित होकर और क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों का संख्या आधा करने में मदद करता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले देख रहे हैं कि कोशिका विभाजन जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। पहला है, फर्स्ट वन इज असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। दूसरा हम लोग समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं या माइटोसिस। और थर्ड वन इज अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो फर्स्ट वाला जो है असूत्री विभाजन, वो सबसे सिंपल प्रकार का विभाजन है। एकदम सरल विधि द्वारा जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं असूत्री विभाजन। इसमें होता क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस है। तो जितने बार भी हम लोग विभाजन देखेंगे, तीनों विधि में ही फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी, केंद्रक द्रव का भी विभाजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही बार में कंस्ट्रिक्शन बनता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, कोशिका द्रव और केंद्रक, दोनों में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मतलब अंदर के तरफ वो दबते हैं और 2-3 स्टेप में कोशिकाएं जो है वो 1 से 2 में, जैसा तुम लोग चित्र में भी देख रहे हो। पहले यहाँ पे क्या हुआ है, अंदर के तरफ धंस गई है कोशिका, नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा धंसी है और इस तरह से 2 कोशिका बना, दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला गया। तो इस तरह का जो सरल विधि से कोशिका विभाजन होता है, वो खास करके एकदम सरल जीव जो निम्न वर्ग के जीव हैं, जैसे यूनिसेलुलर जीव जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीवों में, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, उनमें इसी विधि द्वारा प्रजनन क्रिया भी होती है। और क्योंकि एक ही कोशिका का उनका शरीर बना है, तो और कोशिकाओं को विकास करने का उनको ज़रूरत नहीं है, तो इसी विधि द्वारा उनमें प्रजनन क्रिया भी और कोशिका विभाजन भी हो जाता है।
दूसरा जो विभाजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों का एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन दोनों टाइप से। तो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट हम लोग समसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल। तो कोशिका चक्र या सेल साइकिल क्या है, पहले इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो कोशिका चक्र किसको बोलते हैं? लगातार विभाजन की क्रिया अभी हम लोग देखें कि एक कोशिका दो से फिर दोनों डिवाइड करेंगी तो 4 बनाएंगी, फिर उन चारों में विभाजन होगा तो 8 बनेंगी। तो इस तरह से लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है। तो लगातार विभाजित हो रही कोशिकाओं को एक चक्रीय क्रम में, ये देख रहे हो ना चक्र, इस चक्रीय क्रम में होके गुजरना पड़ता है, तभी कोशिकाएं विभाजित होती है, 1 से 2 बनती है या 2 से 4 बनती हैं। तो ये चक्र में मेनली 2 अवस्थाओं से कोशिका को गुजरना होता है। फर्स्ट है ये जो देख रहे हो, इतना एरिया कवर किया है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। और नेक्स्ट जो है छोटा सा पोर्शन, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंटरफेस में जाता है, और बहुत कम भाग जो है वो सेल डिवीज़न, एक्चुअल सेल डिवीज़न जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो ये इंटरफेज जो है उसका दूसरा नाम भी एक है, विश्रामावस्था जिसको बोलते हैं, जिसमें कोशिकाएं बोला जाता है कि रेस्ट करती है मीन्स वो अपने आप को तैयार करती है डिवीज़न के लिए। यहाँ देख रहे हो दो दिया है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसको कि रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज और माइटोटिक फेज को एम फेज भी बोलते हैं हम लोग। तो इंटरफेज जो है वो मोस्ट पार्ट है, करीब करीब 95% पार्ट जो है वो इंटरफेज का समय ही चला जाता है। जैसे एक कोशिका 24 घंटा में एक बार विभाजन कर रही है, जैसे हम लोगों का शरीर में जो कोशिका है, ह्यूमन सेल्स जो है वो 24 घंटा में एक बार विभाजित होती हैं। तो 24 घंटा में 23 घंटा समय जो है वो इंटरफेस में ही चला जाता है। बाकी का जो 1 घंटा है, जिसको हम लोग एक्चुअल डिवीज़न बोल सकते हैं, मेन जो डिवीज़न होता है वो यहीं पे होता है। तो ये जो है वो 1 घंटा का ही सिर्फ है। तो यहाँ पे देखो इस चक्र में भी ये जो है वो बड़ा एरिया जो है वो इंटरफेस का है, और छोटा वाला जो है वो माइटोटिक डिवीज़न में रखे हैं हम लोग ये चक्र बना के। यहाँ तुम लोगों को एग्ज़ाम में भी आता है कि से कोशिका चक्र क्या है उसके बारे में पूछता है। तो इस यहाँ से तुम लोग चित्र को कर सकते हो, या बुक में भी दिया हुआ है वहाँ से भी कर सकते हो। तो इंटरफेज चूँकि लंबा अवस्था है, तो इसमें क्या क्या अलग से 3 फेज दिया हुआ है बुक में, और ये 3 अवस्थाओं से होके ये इंटरफेज कंप्लीट होता है। फर्स्ट है G1 फेज, उसके बाद एस फेज, और उसके बाद G2 फेज। G1 फेज को गैप फेज भी बोलते हैं, या एस फेज को सिंथेसिस फेज, और G2 को गैप 2 फेज। तो ये तीनों अवस्थाओं के बाद इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। कोशिकाएं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हैं, तैयार कर लेती हैं डिवीज़न के लिए। उसके बाद माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक फेज को भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक आगे विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस या केंद्रक द्रव का विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये देख रहे हो, ये सारी प्रक्रिया एक के बाद एक होती है। पहले इंटरफेस का तीनों फेज कंप्लीट होने के बाद कोशिका जो है वो माइटोटिक फेज में जाता है। पहले G1 फेज, उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद एक्चुअल डिवीज़न जो माइटोसिस है उसमें कैरियोकाइनेसिस का भी 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ ये तो 4 फेज जो है उसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, हम लोग देखे कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, तुम लोगों को आगे भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा आगे, उसके बाद उसका जो कोशिका द्रव है वो डिवाइड होता है जिसको साइटोकाइनेसिस। इसके बाद कोशिका विभाजन कंप्लीट होता है।
फिर वो कोशिकाएं फिर डिवाइड करेंगी, उसके लिए फिर उनको ये इंटरफेस को कंप्लीट करके तब फिर इसी प्रोसेस से, यानी ये एक चक्र में होता रहता है, इसलिए इसको हम लोग सेल साइकिल या कोशिका चक्र बोलते हैं। तो अलग अलग फेज़ में हम लोग देखेंगे अभी इस चक्र में होता क्या है। जब कोशिकाएं विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती हैं तो पहले उनको जीवन फेज़ में से गुजरना पड़ता है। तो जीवन फेज़ में होता क्या है, न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होने लगता है, उनका न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है। और कोशिका विभाजन के समय मेन चीज़ क्या है, गुणसूत्र जो कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है उनका डिवीज़न होता है न्यूक्लियस विभाजन के समय। तो डिवीज़न होने से क्या होगा, गुणसूत्र कम हो जाएंगे, डीएनए का मात्रा जो है, गुणसूत्र कम नहीं होंगे, डीएनए जिससे गुणसूत्र बने हुए हैं वो कम ना पड़ जाए, इसलिए कोशिका खुद को प्रिपेयर करता है। पहले डीएनए की जो मात्रा है उसको डबल करता है। तो ये डबल करने का काम जो है वो यही इंटरफेज में कोशिका खुद को तैयार करती है। तो जीवन फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस ग्रोथ करता है, आरएनए, प्रोटीन और ऊर्जा के साथ अन्य पदार्थ जो डीएनए के डुप्लीकेशन या डीएनए का द्विगुणन के लिए आवश्यक है, उनका संश्लेषण, उनका ग्रोथ, उनको बनाना इस जीवन फेज में ही कंप्लीट होता है। क्या क्या होता है, न्यूक्लियस ग्रोथ होता है, आरएनए प्रोटीन का ज़रूरत होता है जब कोशिका विभाजन होता है उस समय, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, डीएनए का ज़रूरत होता है। एक कोशिका से 2 बन रहा है तो दोनों में तो डीएनए चाहिए बराबर मात्रा में, इसलिए डीएनए का डुप्लीकेशन या अन्य आवश्यक पदार्थ जो डीएनए डुप्लीकेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे उनका संश्लेषण होता है। यहाँ डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, डीएनए का संश्लेषण नेक्स्ट फेज जो सिंथेसिस फेज है उसमें होगा। यहाँ पे बस संश्लेषण के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जो लगेगा डीएनए डुप्लीकेशन के लिए, द्विगुणन के लिए, वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है जीवन फेज में। नेक्स्ट है एस फेज, नाम से ही सिंथेसिस फेज इसको बोला जाता है। तो सिंथेसिस फेज में सिंथेसिस होता है, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की मात्रा का यहाँ पे द्विगुणन होता है, डबल हो जाता है डीएनए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यही, इस फेज का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसमें डीएनए का परिमाण जो है, मात्रा जो है वो दुगुना हो जाता है। और ये देख रहे हो सबसे लंबा फेज है, ये इंटरफेज का सबसे लंबा फेज है। इस फेज के बाद यहाँ डीएनए का द्विगुणन हो गया, डबल हो गया परिमाण। अब नेक्स्ट फेज जो है G2 फेज, इसमें भी डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है, अब इसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन कोशिका विभाजन के लिए जो प्रोटीन, आरएनए, एनर्जी, ये सब का जो रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है, वो यहाँ पे भी होगा। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस इस अवस्था में रुक जाता है। अब यहाँ तक हम लोग देखें, प्रोटीन, आरएनए, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं कोशिका विभाजन के लिए, वो इंटरफेस में प्रिपेयर हो गया। अब कोशिकाएं एकदम तैयार हो गई विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। तो नेक्स्ट जो अब कोशिका विभाजन का एक्चुअल फेज, जिसको माइटोटिक हम लोग अभी देखे थे, वो माइटोटिक फेज अब शुरू हो गया। और माइटोटिक फेज में फर्स्ट क्या होगा, प्रोफेज। माइटोटिक फेज को 2 भाग में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट क्या होगा, 4 अवस्थाएं इसकी है। फर्स्ट जो है वो प्रोफेज में प्रोफेज, नेक्स्ट है मेटाफेज, नेक्स्ट है एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 अवस्थाओं में केंद्रक जो है, ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। ये केंद्रक जो है वो केंद्रक है, न्यूक्लियोलस है। ये केंद्रक जो है वो 2 भाग में इस तरह से बंटता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जब बटेगा आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म जो है सेल का, वो 2 भाग में बटेगा, जिसको हम लोग
साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद ही कोशिका जो है एक कोशिका दो में बढ़ जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो ये जो सेल साइकिल है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग समय के लिए कंप्लीट होने में अलग अलग समय लगता है। जैसे ह्यूमन सेल्स में 24 घंटा में ये एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, यानी 24 घंटा में एक बार कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। लेकिन और भी दूसरे सेल्स हैं, उनमें ये समय जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे ईस्ट में 90 मिनट का, बैक्टीरिया में 20 मिनट का, और भी अलग अलग तरह से विभाजन हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, तुम लोगों को जानना है। G0 अवस्था या निष्क्रिय चरण इसको बोलते हैं, क्वोशेंट फेज। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ कोशिकाएं, हमारे शरीर में ऐसी भी कुछ कोशिकाएं हैं जो एडल्ट स्टेज में डिवाइड नहीं करती हैं। तो वो कोशिकाएं इस स्टेज में चली जाती हैं और आवश्यकता अनुसार जब उनको इस तरह का सिग्नल मिलता है कभी कि ज़रूरत है, कभी ऐसा होता है इंजरी हो गया, कभी एक्सीडेंटली कोई कोशिका मृत हो गया, डेड हो गया, तो उस समय ये अवस्था में कोशिकाओं से G0 फेज से निकल के कोशिकाएं जीवन में इंटर कर सकती हैं। लेकिन G0 अवस्था जो है ये निष्क्रिय अवस्था, इसमें कोशिकाओं का विभाजन जो है वो रुका रहता है, नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार G0 फेज से कोशिकाएं, अब कौन कोशिकाएं हम लोगों की डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे हम लोगों का हार्ट में जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, और भी कुछ खास सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि G0 फेज में चले गए तो उनका सारा एक्टिविटी रुक गया, ऐसा नहीं है। उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो जैविक क्रियाएं हैं सेल्स की, वो चालू रहती है, सिर्फ वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वो सेल साइकिल, जो कोशिका विभाजन की एक चक्रीय अवस्था है, उसमें हम लोग इंटरफेस तक देख लिए हैं, डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता कैसे है। तो बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की प्रक्रिया को देखेंगे।